वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत रिलेवेंट है, पर वो हम सेकंड हाफ में करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कॉस्ट अकाउंटेंसी का, जो बाकी चैप्टर में भी यूज हो सकता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर सीए फाइनल एज वेल एज एंटायर लाइफ। इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, वहां भी आपको ये ट्रीटमेंट तो पता होना चाहिए कि बिजनेस ऐसे होता है। एबनॉर्मल लॉस जो है उसे हम इग्नोर करते हैं, वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, बट उसे हम प्राइसिंग को नहीं हिलाते हैं। हमें मालूम है लॉस हुआ है, पर मैनेजमेंट की गलती की वजह से लॉस हुआ है, तो मैनेजमेंट भुगतेगी, कस्टमर भुगतेगा नहीं। कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ना एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल गेन। तो खैर चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल। अगर आप लोगों ने नहीं किया, वीडियो पॉज कर ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर वापस से क्लास में आ जाइए। नहीं तो मैं तो आपको स्टार्ट करके बता ही रहा हूं कि एग्जाम्पल को कैसे करना है। मिस्टर ए क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं 500 केजी की, जिसमें नॉर्मल लॉस होने की संभावना है 20%। जो क्वांटिटी ऑर्डर करी है वो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करा है, जिस पर जीएसटी 18% लगेगा, और जो जीएसटी लगकर आएगा उसका मैं बेनिफिट ले सकता हूं, क्रेडिट ले सकता हूं। इसके लिए मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। जो यूनिट्स वेस्ट होंगे उसको मैं, यानी कि मैं उसको प्रोडक्शन के लिए तो यूज नहीं ले सकता, पर वो थोड़ी सी क्वांटिटी जो बच गई वेस्ट होने के बाद, उसे अगर मैं बेचूंगा तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच सकता हूं, और मुझे मिली है क्वांटिटीज 450 केजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरी कॉस्ट लगी वो तो 500 रुपए के हिसाब से मेरी कॉस्ट लग गई, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 500 केजी की जो कॉस्ट लगी वो इतनी आ गई। माइनस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक सेकेंड यहां नहीं करता इसको अपन लोग क्या करते हैं, इसको टॉप पे करते हैं। तो मैंने यहां पर ऑर्डर प्लेस करा था 500 केजी का, और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी। तो इतनी मेरी कॉस्ट लग गई, हालांकि जीएसटी लगा है पर उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो मेरी परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं। माइनस कर देते हैं जो नॉर्मली मुझे रिकवर हो जाएंगे पैसे। तो नॉर्मली मेरे को 20% रिकवर हो सकते हैं, यानी कि 20% हो गया 500 का, 10% 50, 20% 100, यानी कि जो 100 केजी है वो नॉर्मली मेरा वेस्ट होता है, और उसे मैं 20 रुपए या 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच देता हूं। 10 रुपए पर यूनिट का मेरा स्क्रैप आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, जितना भी क्वांटिटी आएगा उसका 20% नॉर्मली वेस्ट होगा, और उस वेस्ट के बदले मुझे 10 रुपए पर यूनिट स्क्रैप मिलेगा। कूड़ा कबाड़ बेचने पर कुछ ना कुछ रिकवर हो जाएगा। तो ऊपर मैंने लिख दी नेट कॉस्ट, इतनी कॉस्ट लगेगी जो एक्चुअली में जेब से जा रही है, माइनस इतने तो रिकवर हो जाएंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। सिमिलरली यहां पर आपने 500 किलो ऑर्डर करें और 100 किलो आपने कहा कि नॉर्मली वेस्ट हो जाते हैं। एक्चुअली में कितने हुए मुझे नहीं पता, पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या कॉस्ट आएगी वो मुझे देखनी होती है, पर यूनिट कॉस्ट। तो ये मेरा आ गया टोटल 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया, 50,000 हो गया। माइनस कर दूंगा उसमें से 1000, तो 49,000 की नेट कॉस्ट आ गई है। उसको 400 केजी से डिवाइड कर देंगे तो पर केजी कॉस्ट आ जाएगी। आप लोग अपना कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, मैं भी ओपन कर रहा हूं। ये देखिए कैलकुलेटर ओपन होता हुआ, और कैलकुलेटर देवता हमें बताएंगे कि अगर हम 49,000 को डिवाइड करेंगे 400 से तो पर यूनिट कितना आएगा, 122.5। देखिए प्राइस जो है, प्राइस को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो ये पर केजी का जो प्राइस आया है 122.5 रुपए आया है, 122.50 पैसे आया है। अच्छा ये रुपए टर्म्स में है, 122.50 पैसे का पर केजी का प्राइस आया है, और ये आपका पर यूनिट का प्राइस आ गया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। यहां हम देखते हैं कि हमें 450 केजी रिसीव हो गए, तो जब हम कस्टमर को चार्ज करेंगे तो कस्टमर को 450 केजी का अगर हम उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं तो पूरे 450 केजी चार्ज करेंगे। जो हमने 50 केजी का गेन कर लिया एबनॉर्मल, वो मैनेजमेंट का फायदा हो गया। ये नहीं कि कस्टमर को बोलेंगे यार 50 केजी एक्स्ट्रा आ गए तो एक काम कर तुझे फ्री में दे देते, नहीं, उसे क्या पता कि आपने अपनी मेहनत से 50 केजी एक्स्ट्रा ले आए। इंडस्ट्री में 20% वेस्ट होता है, आपने कम वेस्ट करा, आपने 10% ही वेस्ट करा,
तो वो 10% का आपका मैनेजमेंट का गेन है, मैनेजमेंट के कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। बट कस्टमर को तो पूरे 450 यूनिट जा रहे हैं, तो 450 यूनिट का उसको प्राइस देना होगा 122.5 पर केजी के हिसाब से रॉ मटेरियल का। फिर लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेगा, हम प्रॉफिट जोड़ेंगे और तमाम खर्चे और प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो उसे बेचेंगे वो प्राइस लगेगी। पर उसमें एक कंपोनेंट आपका रॉ मटेरियल का होगा, वो कंपोनेंट का प्राइस कितना रहेगा पर केजी का 122.5, और टोटल कितने जाएंगे, टोटल 450 केजी कस्टमर के पास जाएंगे। अब एक कस्टमर ले 10 कस्टमर ले वो अलग मुद्दा है, पर ये यूनिट्स आप मैन्युफैक्चरिंग में भेजोगे जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी उसमें सारे के सारे 450 किलो की कॉस्ट आएगी। तो ये जो 50 केजी का मेरा एबनॉर्मल गेन आ गया, वो 122.5 रुपए के हिसाब से आया। 50 किलो मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना था ये 122.5। देखो मैं कैलकुलेशन इतना ध्यान से नहीं करता क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, मेरे लिए मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है, समझ रहे हो आप। जब मैं मल्टीप्लाई देख रहा हूं तो इट्स अ ऑपरेशन जिसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। अगर मैंने 122 रुपए गलत निकाल दिए तो वो मिस्टेक है, और 122 रुपए सही निकाले हैं पर मल्टीप्लाई कर कर गलत लिखा है तो वो आपका अर्थमेटिकल एरर है, जिसको कैलकुलेटर पे सही टाइप करने की वजह से, नहीं सही टाइप करने की वजह से गलत आंसर आ गया। पर आप उसे दोबारा चेक कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। 122.5 कैसे आया, इसमें दिमाग लग रहा है। 122.5 मल्टीप्लाई पे 50 क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा। ये तो मल्टीप्लीकेशन है, थर्ड क्लास का बच्चा भी कर सकता है। तो 6125 आपका एबनॉर्मल गेन है। हालांकि इन 50 केजी पर आपको स्क्रैप रिसीव नहीं हुआ होगा जो आपने नॉर्मली माइनस कर दिया था कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मेरा 100 केजी वेस्ट होता था, तो 100 केजी पर स्क्रैप मुझे मिल जाएगा, बट मिलेगा 50 पर, क्योंकि एक्चुअली में आपका 50 केजी ही वेस्ट हुआ था। 50 केजी एक्स्ट्रा मिल गया जो कि बिल्कुल सही था फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका स्क्रैप नहीं आया होगा। तो इन 50 किलो का स्क्रैप जो कि 10 रुपए पर केजी के हिसाब से होता है, यानी कि 500 रुपये आपको नहीं मिला, तो आप 500 रुपये लेस कर दोगे। आप कहोगे कि भैया गेन तो मेरा इतना है, पर क्योंकि मुझे इस गेन पर, इस ये 50 केजी पर स्क्रैप नहीं मिला जो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा नेट गेन जो है इसमें से आप 500 माइनस कर लीजिए, तो आ गया 5625। तो ये आपका एबनॉर्मल गेन आ गया। तो नॉर्मल लॉस तो आपका 100 केजी का ही था, पर एक्चुअली में 50 केजी हुआ, इसलिए 50 केजी का एबनॉर्मल गेन आ गया, और नेट गेन आपका इतना आ गया। एग्जाम्पल मैंने खुद ही क्रिएट करा था, आप लोगों को दे दिया, और यही आपका एबनॉर्मल गेन, ये सब चीजें आ गई है। रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है वो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाल ली 122 रुपये, नॉर्मल लॉस हमने निकाल लिया, एबनॉर्मल गेन हमने निकाल लिया। तो यही था आज का एग्जाम्पल। इसके बाद अब हम लोग जो करेंगे वो एक नया कॉन्सेप्ट होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक नया पूरा का पूरा नई दुनिया में आपको लेकर जाने वाला हूं, फिर हम वो सब डिस्कस करेंगे, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। यहां पर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं आपका एक नया कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है फिर भी आपको करवाया जाएगा। कई लोगों को चाहिए होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, या उन्हें चाहिए होता है कि ऐसा ही क्यों है, उसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाया जाएगा, जो कि कोर्स का पार्ट नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको कराऊंगा। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कराऊंगा आपको इसकी, साथ में एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और होमवर्क में दूंगा जो बुक के क्वेश्चन हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। When we place order, then we have to incur some cost. ऑर्डर प्लेस करोगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कॉस्ट होती है? परचेज कॉस्ट। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी कुछ कॉस्ट इनकर होगी, उसमें से सबसे मोटा हिस्सा है आपकी परचेज कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो आप सामान के बदले में पैसे दोगे, सीधा सीधा बात है। यानी कि सामने वाला कह रहा है कि भैया एक क्वांटिटी के 20 रुपए लूंगा, तो 20 रुपए के हिसाब से आपको जितनी क्वांटिटी लोगे उतना पैसा देना पड़ेगा। दैट मीन्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मटेरियल की परचेज कॉस्ट होती है। जब भी खरीदोगे तो ये कॉस्ट तो आपकी लगेगी। फॉर हायर टोटल क्वांटिटी प्राइस में फॉल। हो सकता है कि आप बोलो भैया 10,000 क्वांटिटी की जगह अगर मैं आपसे पूरे साल में 20,000 क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा
एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपसे पूरे साल में 20,000 की गारंटी लेता हूं, ऑर्डर करूंगा तो कहते हैं 20 की जगह 15 रुपए पर यूनिट लगा दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो अपना मार्जिन कम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है। खैर वो तो अलग मुद्दा है क्या होगा, बट परचेज कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी जब भी आप सामान खरीदेंगे। इसके साथ साथ कुछ और कॉस्ट भी इनकर होती है। क्या क्या इनकर होती है आओ मैं आपको बताता हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऐसे ऑर्डर प्लेस नहीं होता, टेलीफोन होता है प्लेस करने के लिए, कई बार ईमेल भी सेंड होता है प्लेस करने के लिए ऑर्डर, पर उससे पहले की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे कि परचेज ऑर्डर का प्रिपरेशन करना पड़ता है, सिस्टम से चाहे निकालोगे, उसमें फीड करोगे डिटेल्स वगैरह, सप्लायर सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, परचेज ऑर्डर निकलेगा जो आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट आप भेजोगे सप्लायर को, ईमेल के थ्रू भेजोगे या फिर आप कैसे भी भेजोगे, उसे टेलीफोन पे बताओगे, पर ओरल भी होता है तो उसका एक ईमेल कन्वर्सेशन होना जरूरी है, रिटर्न में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। पहले तो आप कोट इनवाइट करोगे, कोटेशन क्या है भाई तेरी, ऑर्डर प्लेस करने से पहले कोटेशन मंगवाई जाएगी, उसमें भी कॉस्ट लगेगी। आपका एम्प्लॉय बैठा है, वो एम्प्लॉय जो है ये काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय की कॉस्ट, वो अपना टाइम दे रहा है, जितना टाइम ऑर्डर प्लेस करने में दे रहा है उस टाइम की जो उसे सैलरी मिल रही है, कॉस्ट लग रही है सर, एडिशनल काम करवाया जा रहा है उससे, कोटेशन मंगवाने की, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर की, और बहुत सारी कॉस्ट है एसोसिएटेड विद द मटेरियल प्रोक्योरमेंट, यानी कि मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने के लिए काफी सारी कॉस्ट इनकर होती है। अगर वो ऑर्डर प्लेस ना किया जाए तो ये वाली कॉस्ट इनकर नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं, जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार सेम चीज आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जब पहला ऑर्डर किया तो आपने परचेज ऑर्डर भेजा, कोटेशन मंगाई, नहीं, अगले टाइम भी वो चीज इनकर होगी। जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे यू हैव टू चेक कि आप कोटेशन मंगा रहे हो 4-5 सप्लायर से, फिर एक को ऑर्डर भेज रहे हो, ये कॉस्ट इनकर होगी। एटलीस्ट ऑर्डर प्लेस करने की तो कॉस्ट होगी, ये तो आप मानते हो। जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे ईमेल सेंड करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी अपने पास, ऑडिटर आएंगे तो चेक करेंगे कि भैया ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, यहाँ पर क्या प्रोसीजर है। तो वो सारी चीजें आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी कॉस्ट इनकर हो सकती है, उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। अगली है कैरिंग कॉस्ट। ये 3 टाइप की कॉस्ट इनकर होती है, खरीदने की कॉस्ट, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, और जो सामान आएगा उसको रखने की कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट शॉर्ट में मैंने सीसी लिख दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को शॉर्ट में मैंने ओसी लिख दिया है। पेपर में पूरा लिखना है बट अपने बार बार अपना सेम चीज बड़ी बड़ी लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इसलिए शॉर्ट फॉर्म यहां पर बना दी गई है। फॉर्मूले में यूज करेंगे या वो सब करने के लिए शॉर्ट फॉर्म इसकी बना दी गई है। कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट होती है फॉर कैरिंग द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड। क्वांटिटी ऑर्डर कर लिया, अब उसको अपने पास रखना है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 लाख यूनिट्स मंगा रहे हो, 5 लाख यूनिट्स आएगी और 5 लाख यूनिट्स सीधा सीधा प्रोडक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोडक्शन में तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जा रही है, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट। आपने 5 लाख क्वांटिटी ऑर्डर कर ली है, पर आप भेज रहे हो 5000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट, कभी 15,000 यूनिट आप डिस्पैच कर रहे हो अपने, कहां पर, अपने स्टोर से डिस्पैच, मतलब निकाल रहे हो प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपना जितना पैसा इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर कर रखोगे, यानी कि अपने पैसे को ब्लॉक कर दोगे, उस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेज करी, एक बार में 5 लाख क्वांटिटी आई है, यानी एक ऑर्डर में 5 लाख क्वांटिटी, 5 लाख रुपए का सामान आया है। 5 लाख क्वांटिटी नहीं, इसमें 5 लाख रुपए का सामान आया है। अगर ये 5 लाख आप बैंक में इन्वेस्ट कर देते तो आपको 7.5% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता। जितना टाइम आपने पैसा स्टॉक में रखा है, अगर वही पैसा आप बैंक में रख देते तो आपको क्या मिलता उस पर, इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे उतना ज्यादा हमारा पैसा ब्लॉक होगा, जितना ज्यादा हमारा पैसा ब्लॉक होगा उतने का हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, यानी कि फंड्स को ब्लॉक कर कर रखना पड़ेगा। साथ ही में इसकी एक और कॉस्ट है, ज्यादा अगर आप ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके गुड्स हैं वो खराब हो जाएं, पुराने हो जाएं। ऑब्सोलीट का मतलब खराब, पुराने हो सकते हैं, आउटडेटेड हो सकते हैं, मतलब कि अब उसको प्रोडक्शन के लिए यूज ना कर पाए, काफी टाइम से पड़े रह गए, कुछ उसमें से खराब हो गए पड़े पड़े, वो से कैरी करने की कॉस्ट है।
अगर आप कम यूनिट्स बनाते तो वो ज़्यादा खराब नहीं होते। इंश्योरेंस की भी कॉस्ट लगेगी, जितना ज़्यादा सामान रखेंगे, जितने ज़्यादा वैल्यू का सामान अपने पास रखेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको देना पड़ेगा। जो आप स्टोर करेंगे अपने स्टोर में रखेंगे, वहां पर जितनी जगह वो खाएगा, मतलब कि जितने भी रैक्स वगैरह में आपने जो सामान रखा होगा, शेल्फ में सामान रखा होगा, तो क्या होगा उसमें आप जितनी जगह पर घेरेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी। कम जगह लेंगे तो कम स्पेस में रख सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा जगह पर आपको सामान रखना पड़ेगा। जितनी जगह घेरेगा उतनी आपकी कॉस्ट लगेगी। लाइट भी तो लगेगी वहाँ पर, लाइट की भी कॉस्ट लगेगी। मटीरियल अगर कम जगह ले रहे हैं तो कम जगह पे लाइट चाहिए, ज़्यादा जगह ले रहे हैं ज़्यादा जगह पे लाइट्स वगैरह लगी होनी चाहिए। कईयों को एयर कंडीशन चाहिए होता है, कईयों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, उसकी मेंटेनेंस देखना भी तो पड़ेगा। ज़्यादा क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कम है तो कम टाइम में काम चल जाएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अभी हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आए, उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे आपकी परचेज कॉस्ट लगेगी, खरीदने की कॉस्ट लगेगी, ऑर्डर करने में कुछ प्रोसेसिंग में कॉस्ट लगेगी जो पर ऑर्डर पर प्रोपोर्शनेटली वेरी करेगी। जितने ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार ये कॉस्ट इनकर होगी, हर ऑर्डर पर ये कॉस्ट इनकर होगी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि भैया आप जितनी इन्वेंट्री को कैरी करोगे उस पर कॉस्ट इनकर होगी। जितनी इन्वेंट्री को कैरी करोगे उस पर कुछ कॉस्ट इनकर होगी, चाहे वो उसकी मेंटेनेंस हो, इंश्योरेंस हो, चाहे उसका ऑब्सोलीट हो जाने की कॉस्ट हो, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। आजकल चल रहा है, आपके सीए फाइनल में है, जस्ट इन टाइम का चलता है जमाना। ऐसी सेटिंग कर लेते हैं सप्लायर के साथ कि हम ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते, जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कॉल करते हैं और सामान आता है। ये सप्लायर के साथ सेटिंग कर ली है। वो ज़्यादा पैसे लेगा, डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा पैसे लेगा क्योंकि ऑन टाइम डिलीवरी करनी है, पर वो जस्ट इन टाइम में एक बहुत ही अच्छा एक मैकेनिज्म बन सकता है जिन्हें अपनी कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस करनी है, जो कि सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट इन टाइम को छोड़ते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी शायद हो सकता है, उसे छोड़ते हैं। अभी देखते हैं कि हाँ, कैरिंग कॉस्ट जो है हमें कम से कम रखनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम रखनी है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो टोटल रिक्वायरमेंट आपकी 1 लाख क्वांटिटीज की है। आपको पूरे साल में 1 लाख क्वांटिटीज ऑर्डर करनी है और 5 रुपए पर क्वांटिटी की प्राइस है। तो अगर मैंने एक सिनेरियो लिया है, अगर आप 1000 क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं एक बार में, पूरे साल में 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, एक बार में 1000 मंगाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल की एक साथ मंगाकर रख लें, दिस इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा थोड़ा कर मंगाएंगे, बट हाँ, आपने सप्लायर को बताया हुआ है कि मैं 1 लाख क्वांटिटी आपसे पूरे साल में ऑर्डर करूंगा, उस हिसाब से आपने प्राइस फिक्स कर लिया। अब हर बार जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक प्राइस तो सेट है कि इस सप्लायर से मुझे इतने प्राइस पर मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे से भी कोटेशन मंगा सकते हैं। अगर उसने कोटेशन में प्राइस कम कर दिया, देन यू कैन चेंज द सप्लायर, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। फिलहाल हमारी डिस्कशन का वो पार्ट नहीं है। हमारी डिस्कशन का ये पार्ट है कि अगर 1 लाख क्वांटिटी आपको साल में मंगानी है और एक क्वांटिटी का प्राइस 5 रुपए पर क्वांटिटी आ रहा है, तो अगर आप 1000 क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करेंगे तो 1 लाख क्वांटिटी साल में चाहिए। 1000 क्वांटिटी एक बार में मंगाएंगे तो 100 ऑर्डर आपको साल में देने पड़ेंगे, 100 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। पूरा वही प्रोसीजर चलेगा, वो फोन, वो ईमेल, वो परचेज ऑर्डर बनाना, कोटेशन मंगाना, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना, अपने सीनियर से वेरीफाई करवाना, फिर माल जो रिसीव होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में रिसीव करने तक की कॉस्ट आती है, रिसीव होगा, वहां वेरीफाई कर रहे हो आप, उसकी कॉस्ट, सारी कॉस्ट आप इंक्लूड कर लोगे। तो 100 ऑर्डर आप प्लेस करोगे और 1000 जो क्वांटिटी आपने एक बार में मंगाई, 5 रुपए के हिसाब से आपने उसका प्राइस दिया होगा, यानी कि 5000 आपने एक बार में इन्वेस्ट करे अपने स्टॉक में। वो 5000 का स्टॉक जब खत्म होने वाला होगा, खत्म होते ही आप ऑर्डर कर दोगे और आपके पास दूसरे 1000 क्वांटिटी और आ जाएगी। यानी कि जब 5000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो खत्म हो जाएंगे 1000 यूनिट जो है यहाँ पर, तब आप दूसरी क्वांटिटीज ऑर्डर करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके 5000 रुपए ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। 5000 इन्वेस्ट करे, उसकी जब वैल्यू आ गई उसको यूज कर लिया, फिर 5000 इन्वेस्ट करे, फिर उसे यूज कर लिया, तो आप जो है 5000 ही ब्लॉक कर रहे हो। आप सिर्फ 5000 रुपए अपने ब्लॉक कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप 2000 क्वांटिटी ऑर्डर करते हो एक बार में। आप सोच रहे हो अगर मैं 2000 क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा तो मेरे साल में 1 लाख क्वांटिटी है जो मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं एक बार में 2000 क्वांटिटी ऑर्डर करने लग गया तो मुझे सिर्फ 50 ऑर्डर ही करने पड़ेंगे पूरे साल में। और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर 100 से मेरे 50 हो गए
आधे हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। जितनी बार ऑर्डर करता था ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती थी, उतनी बार इंस्पेक्शन करना पड़ता था, उतनी बार मुझे ऑर्डर प्लेस में परचेज ऑर्डर, कोटेशन, फोन, ईमेल, बहुत कुछ करना पड़ता था, वो सब कुछ हट गया। आधी हो गई, 50 ऑर्डर कर दिए क्योंकि मैं 2000 क्वांटिटीज मंगवाने लग गया। पर दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ एक तरफ आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है, बट दूसरी तरफ 2000 क्वांटिटीज जब आएगी तो उसमें आप 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करोगे जो परचेज प्राइस है, तो टोटल आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने लग जाओगे। यानी कि पहले आप 5,000 रुपए अपने ब्लॉक कर रहे थे इन्वेंट्री में, अब आप 10,000 रुपए ब्लॉक करने लग गए क्योंकि आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिक्रीज कर दिए और डबल क्वांटिटी ऑर्डर करने लग गए, तो आपकी जो ब्लॉकेज है वो भी डबल हो गई। 10,000 रुपीज की ब्लॉकेज कर रहे हो, जब इसको यूज कर लोगे फिर 10,000 की ब्लॉकेज करोगे, एक तरह से 10,000 आप साल में ब्लॉक कर कर चल रहे हो। यानी कि इसकी कैरिंग कॉस्ट, ज्यादा इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट हाई हो गई। अगर ये 10,000 बैंक में डालते तो इंटरेस्ट मिलता, पर आपने क्या किया, आपने इन्वेंट्री में डाल दिया जिस पर रिटर्न अभी नहीं मिल रहा है। इन्वेंट्री पड़ी है, प्रोडक्शन के लिए नहीं जा रही है, प्रोडक्शन के लिए थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री जाएगी, थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री जाएगी। हम मान सकते हैं कि जितनी आप क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, मान सकते हैं कि उसकी आधी क्वांटिटी आपके पास इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। एक तरह से ऑन एन एवरेज आधी मान सकते हो। कैसे होगा मैं उसको एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाऊंगा। तो इसका मतलब, मैं कहने का मतलब ये है कि आपका, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपका स्टोर है, मैं आपको एक और दायरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका स्टोर है और यहां पर आप 2000 क्वांटिटीज मंगा लेते हैं, तो यहां पर जो स्पेस है वो 2000 क्वांटिटीज का ही स्पेस है। आपने 2000 क्वांटिटी मंगाई, ये पूरा का पूरा भर गया। तो अब ये 2000 क्वांटिटी धीरे 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 खत्म होनी स्टार्ट होगी। जब जीरो हो जाएगी तो 2000 क्वांटिटी ऑर्डर करोगे और आ जाएगी, फिर आप अपने इसको स्टोर को भर लोगे। अगर 1000 क्वांटिटी भरोगे तो 1000 क्वांटिटी के हिसाब से आपकी जो जगह होगी वो भर जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका स्टोर है और ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका स्टोर है और ये आपकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आप ये 2000 यूनिट से धीरे धीरे प्रोडक्शन भेजोगे, 100 यूनिट कर कर। पहले 100 यूनिट्स, 200 यूनिट, कई बार हो सकता है कि आप 500 यूनिट भेज दो। धीरे धीरे आप डेली बेसिस पर अपना इन्वेंट्री जो है खाली करे जा रहे हो। तो ये 2000 यूनिट्स, कुछ दिन तो आपके पास 2000 यूनिट एक दिन रहे, अगले दिन आपके पास 1900 यूनिट रहे, उसके बाद आपके पास 1800 यूनिट अपने स्टोर में रहे, कभी आपके पास 1500 रहे, धीरे धीरे डिक्रीज होते रहे। एक बार 500 रहे और उसके बाद 250 रहे, उसके बाद 0 हो गए। फिर आपने ऑर्डर प्लेस करा और 2500 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी और आ गई, 2000 क्वांटिटी आपके पास और आ गई। तो अगर मैं कहूं कि आपने कितना ब्लॉक करा, तो 1900 आपके पैसे ब्लॉक हुए, या फिर 1500 ब्लॉक हुए, 800 हुए, या फिर कितने ब्लॉक हुए? एक दिन के लिए आपके 2000 यूनिट्स पर जो पैसे लगाए वो ब्लॉक हुए। यानी कि जब मैंने पैसा डाला, इन्वेंट्री भर ली, पर प्रोडक्शन के लिए अभी नहीं गया एक दिन। प्रोडक्शन के लिए एक दिन मैंने कुछ इशू नहीं करा है, वो मैंने जो पहली क्वांटिटी थी वो इशू कर दी। अब 2000 की 2000 पड़ी हुई है, तो उस पर जो एक दिन का इंटरेस्ट होगा वो मैंने गवा दिया। अगले दिन मैंने कुछ इशू कर दी, तो नेक्स्ट डे 1900 क्वांटिटी मेरे पास बची हुई थी। 1900 क्वांटिटी पर जो मैंने एक दिन का इंटरेस्ट गवाया वो मेरा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। जितनी जितनी क्वांटिटीज में इन्वेंट्री में पड़े रखूंगा, स्टोर में रखूंगा, इशू नहीं करूंगा, स्टोर में रखूंगा, मतलब उस पर कुछ कमा नहीं रहा पर इंटरेस्ट गवा रहा हूं, तो वो मेरी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए आपके जो चैप्टर है उसमें मान लिया गया कि जितनी भी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो, मान लो कि इसकी आधी क्वांटिटी हमेशा स्टोर में रहती है। मतलब कि कुछ दिन 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर किया तो 2000 रहेगी, कुछ इशू होने के बाद 1900 रहेगी, फिर कुछ इशू होने के बाद 1800, कभी 1700, 1600, 1500, 1000, 750, 500, 250, ऐसे कर कर अनइवनली धीरे धीरे कम होती रहेगी। हम मान लेंगे अपने एग्जाम्पल में कि मान लेते हैं कि अगर आप 2000 ऑर्डर कर रहे हो जो कि 10 दिन में खत्म हो जाती है क्वांटिटी आपकी, तो मान लो कि 1000 क्वांटिटी 10 दिन के लिए आपने ब्लॉक कर दिए। कुछ दिन आपने 1000 से ऊपर ब्लॉकेज करी है, पैसा जमा कर दिया इन्वेंट्री में, यूज नहीं किया, अभी धीरे धीरे इशू हो रहा है। कुछ दिन आपने 1000 से कम में ब्लॉकेज करी है क्योंकि 1000 से क्वांटिटी कम हो गई, तो उतने रुपए आपने इन्वेंट्री में डाले हुए हैं। ऑन एन एवरेज मान लिया कि जितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो उसकी आधी हमेशा 10 दिन तक पड़ी रहती है आपके स्टोर में। एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मान लिया। यहां पर देखते हैं, आप केस में दोबारा आ जाते हैं।
तो यहां तक अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट आ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है, कैरिंग कॉस्ट आ रही है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो कैरिंग कॉस्ट गिर जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा बार करोगे, टोटल तो सेम है, साल में तो सेम आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, 5 लाख क्वांटिटी चाहिए, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, साल की रिक्वायरमेंट सेम है। ऑर्डर आपने बढ़ा दिए, ज्यादा ऑर्डर करोगे तो एक ऑर्डर में कम क्वांटिटी आएगी, एक ऑर्डर में कम क्वांटिटी आएगी तो उस पर ब्लॉकेज कम होगी, ब्लॉकेज कम होगी, उसको देख रेखने का जो खर्चा है वो कम लगेगा, वो गुड्स खराब होने का डर कम रहेगा, कैरिंग कॉस्ट जो है कम रहेगी। और वहीं आप नंबर ऑफ ऑर्डर को कम कर दो तो एक ऑर्डर में ज्यादा क्वांटिटी मंगवाने लग जाओगे तो ज्यादा क्वांटिटी आएगी, तो उसमें पैसा भी ज्यादा ब्लॉक होगा और आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करो तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट को कम करो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। परचेज प्राइस तो चलो सेम रहेगा, क्योंकि आपने वो तय कर लिया पूरे साल में इतनी रिक्वायरमेंट है और पर यूनिट इस हिसाब से दूंगा। फॉर रेगुलर फिनिश गुड्स, रेगुलर फिनिश गुड्स का मतलब कि जिसकी प्रोडक्शन आप रेगुलरली करते रहते हो, जो डे टू डे बेसिस पर आपके प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसकी डिमांड कंसिस्टेंट है, आपको पता है, उन गुड्स के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और वहां पर हम फाइंड करेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसे हम ऑर्डर करेंगे ईच टाइम अवर स्टॉक रीचेज अ री ऑर्डर लेवल। मतलब कि जो भी आपका स्टॉक है उसमें हमने एक इन्वेंट्री लेवल है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आने वाली क्लासेस में, एक ऐसा लेवल जब आपका स्टोर में इस क्वांटिटी तक स्टोर में आपका स्टॉक पहुंचता है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। वो लेवल क्या होता है उसे हम री ऑर्डर लेवल बोलते हैं। कैसे निकालते हैं अगली क्लास में जानेंगे। कहने का मतलब ये कि री ऑर्डर लेवल पर जो आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना ऑर्डर प्लेस करो उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये ऐसे गुड्स के लिए है जो आप रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसकी साल की डिमांड आपको पता है। तो यहां पर हम निकालेंगे री ऑर्डर लेवल पर जो हम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, वो निकालेंगे जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट पूरे साल की मिनिमम होगी। पूरे साल का परचेस कॉस्ट, पूरे साल में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होने वाले हैं उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, पूरे साल में जितनी हमारी ब्लॉकेज होने वाली है उसकी कैरिंग कॉस्ट। तो पूरे साल की कॉस्ट मिनिमम आए, ये हमें निकालना है कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें। तो उसके लिए हमने कुछ एजम्पशन ली है कि जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पर ऑर्डर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही। अगर मैंने बोला 5 रुपए एक ऑर्डर के लगेंगे तो वो पूरे साल उतने ही लगेंगे, ये एजम्पशन ली है। बीच बीच में चेंज होने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो पर एनम बेसिस पर फिक्स्ड है। मतलब मैं कहता हूं कि मेरा 8% का इंटरेस्ट है, या कोई भी एक परसेंटेज आपने निकाल लिया कि रखने का इतना, खराब होने का इतना, इंटरेस्ट जो गवाया उतना, कर आपने निकाल लिया कि भैया 8% जो है, अगर मैं इन्वेंट्री में पैसा रखता हूं तो 8% गवाता हूं जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है। तो पर एनम बेसिस पर वो सेम रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी, कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगी, कॉस्ट पर यूनिट आपकी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि साल के बीच में चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आप नेक्स्ट कोटेशन मंगाते हो, सप्लायर दूसरा सेलेक्ट करते हो अलग प्राइस पर, वो नहीं होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के केस में। एजम्पशन ले ली, प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज हो सकता है तो उसमें आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी चेंज करोगे, फिर से अलग कैलकुलेशन करोगे कि अब हम सप्लायर बदल रहे हैं, इसके हिसाब से ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। खैर परचेज प्राइस चेंज होने से ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, पर हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट से फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो देखेंगे। तो मटेरियल की कॉस्ट अभी कांस्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो ऑर्डर किया हुआ है वो तुरंत मिल जाता है। अभी फोन करोगे मेरे को चाहिए, अभी ऑर्डर प्लेस करोगे, अभी आ जाएगा। ये अपने एजम्पशन ली है। ये आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसकी निकालने का जो मेथड है, उस मेथड की एजम्पशंस है कि ये एजम्पशन लिए कि कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही है। प्रैक्टिकली अगर चीजें चेंज होगी तो गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए बोला कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम बेसिस पर फिक्स्ड है। एनुअल जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें पता है, पहले से पता है एडवांस में, और वो भी फिक्स्ड है, वो भी बीच में चेंज नहीं होगी। कॉस्ट है पर यूनिट मटेरियल की जो है परचेज प्राइस वो भी फिक्स्ड है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो ऑर्डर करेंगे वो तुरंत हमें मिल जाएगी। इतनी सारी एजम्पशन के बाद हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, आओ देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। ए का मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपके कोर्स में नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ फॉर्मूला है। मैं आपको डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जहाँ टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी उसे कैसे निकालेंगे, वो आपको मैथमेटिक्स के थ्रू करवा रहा हूँ।
तो आपने अपने फाउंडेशन में डेरिवेटिव पढ़ा होगा, 11-12 में पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो आपको हेल्प करेगा कैसे हम करने वाले हैं अब। तो आपका एनुअल डिमांड जो है रॉ मटेरियल की, तो पहले तो हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल की बात करें। उसकी एनुअल डिमांड को हमने ए बोल दिया शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है उसको हमने ओ बोल दिया। अपने फॉर्मूला में बार बार पूरा पूरा नहीं लिख सकते ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बना दी है। जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज टर्म्स में दे रखी है और एनुअल बेसिस पर दे रखी है, पर एनम बेसिस पर दी हुई है, जिसे हम सी बोलेंगे। जो हम एक बार में क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं वो आपका क्यू है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और जो पी है वो आपका परचेज प्राइस है। इतनी चीजें हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख ली है। अब इसे मैं नीचे लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट में कि ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी। तो यहां पर आप लोग देखना, टोटल कॉस्ट हमने निकाली है। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। तो ए मल्टीप्लाई बाय पी यानी कि उसकी परचेज कॉस्ट आ गई पूरे साल की। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में आएगा कैरिंग कॉस्ट। तो मैंने परचेज कॉस्ट ले ली है। एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का कितना पैसा लगेगा, परचेज कॉस्ट आ गई पूरे साल की। मुझे टोटल कॉस्ट मिनिमम रखनी है, परचेज कॉस्ट आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट है इतनी, जो एक बार में क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा वो है इतना। तो जब आप डिवाइड करोगे कि भैया साल में मुझे 1 लाख यूनिट चाहिए, पर जो मैं एक बार में ऑर्डर करूंगा वो 2000 क्वांटिटी करूंगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे। एक साल में 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, एक बार में 2000 क्वांटिटी ऑर्डर करोगे। एनुअल रिक्वायरमेंट बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, क्यू 2000 से डिवाइड करोगे 50 आएगा। तो यही मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है, वेरिएबल्स में लिखा हुआ है। टोटल साल की रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर दिया कि एक बार में मैं कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। तो मेरे पास ये जो है दिस बाय दिस, ये आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि पूरे साल में मेरे इतने ऑर्डर प्लेस होंगे। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल के, उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मेरे पास पूरी की पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। एक ऑर्डर को प्लेस करने पे इतनी कॉस्ट लगती है ओ, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर में प्लेस करूंगा तो पूरे साल में मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, आ गई। सिमिलरली जो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर एनम बेसिस पर दे रखी है, जो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर एनम बेसिस पर दे रखी है, वो परसेंटेज टर्म्स में सी है कि इतना परसेंट पूरे साल का लगता है। अब आपको देखना है कि आप पूरे साल में कितने की ब्लॉकेज रखते हो। तो कितने की ब्लॉकेज रखते हैं, जितनी क्वांटिटी आप एक बार में ऑर्डर प्लेस करते हो। उदाहरण के तौर पे मान लिया गया, एग्जांपल में मान लिया गया कि जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे एक बार में, उसका आधा आपका ब्लॉकेज रहेगा। कैसे सर? ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, कि ये आपकी इन्वेंट्री का स्टोर है। इस इन्वेंट्री के स्टोर में यहां पर 2000 क्वांटिटी की जगह है। आपने 2000 क्वांटिटी ऑर्डर करी तो ये पूरा का पूरा भर गया। इसका मतलब 2000 क्वांटिटी, लेट्स से मान लेते हैं 50 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए जो इन्वेंट्री में ब्लॉक हो गए। पर वो 1 लाख रुपए आपके एक ही दिन के लिए तो ब्लॉक हुए हैं, क्योंकि अगले दिन यहां से 100 यूनिट निकल जाएगी। तो अगले दिन यहां पर 1900 क्वांटिटी बचेगी नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे आपकी जो ब्लॉकेज है वो 1900 क्वांटिटी की है। तो 1900 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई आप कर दोगे 50 रुपीज को, इसकी प्राइस आ गई। और इस पे एक दिन का 1 डिवाइड बाय 365 का इंटरेस्ट निकालोगे, जो भी कैरिंग कॉस्ट होगी। तो हर दिन आप देख रहे हो कि हर दिन की कितनी ब्लॉकेज है, हर दिन मेरा कितना पैसा इन्वेस्टेड है, उस दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कि आज अगर बैंक में होता तो इतना इंटरेस्ट मैंने कमा लिया होता। यहां पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बोला कि भैया आप 1900, 1700, किसी दिन धीरे धीरे करके 1000 होगा, किसी दिन 750 क्वांटिटी यहां पड़ी होगी, किसी दिन 500, किसी दिन 250। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये सारी क्वांटिटी 10 दिन में कंप्लीट होती है, खत्म हो जाती है, जिसके बाद मैं फिर 2000 क्वांटिटी ऑर्डर कर देता हूं। तो मान लेते हैं कि इन 10 दिनों में किसी दिन 1900, किसी दिन 700, किसी दिन 500 ऐसी क्वांटिटी छोड़कर मान लेते हैं कि इसकी आधी क्वांटिटी यानी कि 1000 क्वांटिटी आपकी 10 दिन तक, जितना 1000 क्वांटिटी में पैसा लगा है वो मेरा ब्लॉक रहा। तो 1000 क्वांटिटी में पैसा ब्लॉक रहा, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि किसी दिन 1000 से कम भी रहा हो, किसी दिन 1000 से ज्यादा भी रहा है। 50% मान लिया कि जितना भी ऑर्डर प्लेस करोगे उसका 50% पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जो है क्यू को, क्वांटिटी ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर दिया।
तो इसका मतलब आधी क्वांटिटी आ गई, एक ऑर्डर में जो प्लेस करा उसकी आधी क्वांटिटी आ गई, उसे मल्टीप्लाई कर दिया परचेज प्राइस से, पी का मतलब परचेज प्राइस है, तो आ गया कितने रुपए आपके ब्लॉक हो रहे हैं, इतने रुपए ब्लॉक हो रहे हैं, उस पर कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो कैरिंग कॉस्ट आ गई, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया इतना रुपया ब्लॉक की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से मेरे फंस गए हैं, जिस पर मैं इंटरेस्ट कमा लेता। वो इंटरेस्ट कितना है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो कैरिंग कॉस्ट क्या है, वो निकल कर आ गई। इतना पैसा क्वांटिटी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इतना पैसा मेरा ब्लॉक हो गया है, इस पर मैं जो कमा लेता, इस पर जो मुझे रखने की जो मेरी कॉस्ट लग रही है, वो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा, तो ये जो आपकी जो क्वांटिटी थी, ये जो 1000 क्वांटिटी आपकी ब्लॉक रहेगी 10 दिन के लिए रहेगी, पर जो कैरिंग कॉस्ट दी है वो तो आपकी परसेंटेज टर्म्स में पर एनम बेसिस पर दी है, पूरे साल की। 8% का जो इंटरेस्ट है साल का इंटरेस्ट है, महीने का नहीं है, 10 दिन का इंटरेस्ट नहीं है। तो भैया ये देख लो आप कि ये जो आपके 10 दिन 1000 क्वांटिटी ब्लॉक रहती है, तो जैसे ही जीरो होगी क्वांटिटी, फिर 2000 की क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर दोगे, तो फिर से क्या होगा, 10 दिन के लिए 1000 क्वांटिटी ब्लॉक हो जाएगी। जैसे ये खत्म होगी फिर 10 दिन के लिए ऑर्डर कर दो, तो ऐसे 10-10 दिन हर दिन चलते रहेगा, तो पूरे साल आपका 1000 क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो उसकी आधी क्वांटिटी आपकी ब्लॉक रहेगी, उस पर जो भी पैसा लगा है वो ब्लॉक रहेगा, और जितना उस पर आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही है मल्टीप्लाई बाय सी कर वो आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल कर आएगा पूरे साल का। तो दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट मैंने साल की निकाल ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट साल की निकाल ली, और मैंने पूरा का पूरा अपनी टोटल कॉस्ट जो परचेज प्राइस है वो निकाल ली, जिनको ऐड करके टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट मिनिमम कब होगी, तो इसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये चीजें कैसे चेंज होती है, हमें इसको मिनिमम लाना है, तो डेरिवेटिव हमने लिया विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डेरिवेटिव लिया क्वांटिटी के साथ, ये डेरिवेटिव आया है। एनुअल कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय परचेज, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, परचेज प्राइस कांस्टेंट है, नोन है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। एनुअल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, जैसे कि नंबर होता है 1000, 2000, 5000, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे आप क्यू के साथ तो जीरो आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। यहां पर आप डेरिवेटिव लोगे इसका Q/2, यानी कि 1/2 बाहर आ जाएगा, और क्यू CP आ रहा है तो CP आ जाएगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही लेते हैं ना, नहीं पता तो देखना। इसमें डिनोमिनेटर में Q है तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -OA/Q²। अब ये डेरिवेटिव जो है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपके कोर्स में नहीं है, डेरिवेशन भी आपके कोर्स में नहीं है, इसका डेरिवेटिव ले लिया और इसका डेरिवेटिव ये आ गया है। अब ये जो डेरिवेटिव है उससे हम पता लगाएंगे कि जब ये जीरो होगा वहां पर आपका कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट मिनिमम होएगा, तो इसको जीरो के इक्वेट हमने कर दिया, और जब हमने जीरो के इक्वेट करा तो हमें क्या पता लगा, ये माइनस का साइन, इसको हमने जीरो के इक्वेट कर दिया, यानी कि दिस माइनस दिस प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट कर दिया, और अब फाइंड करेंगे कि अब क्यू क्या आता है, उस पॉइंट पर हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनस वाला उस साइड चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो CP डिवाइड बाई 2 इक्वल टू OA/Q² इक्वल टू OA/Q², तो Q² उस साइड चले गया, और जो आपका CP है वो इस साइड आ गया, 2 जो है वो ऊपर चले गया, आता है ना ऐसे, ये नीचे और ये ऊपर, ये करना आता है आपको, मैथमेटिक्स कुछ सीखा है आपने अपने फाउंडेशन लेवल पर। ये देखते हैं, यहां पर देखते हैं, OA डिवाइड बाई Q² OA डिवाइड बाई Q² इज इक्वल टू CP/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2OA/Q² इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई P। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2OA इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई Q², ये उधर चले गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं 2OA डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई P इक्वल टू Q²। Q² क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यही आपको देखना है मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम होगी जब Q² जो है 2OA बाय C मल्टीप्लाई बाई P, दैट मीन्स जो Q है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम होगी एट √2OA डिवाइड बाय C मल्टीप्लाई बाई P। दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, तो अंडर रूट करा, ये तो स्क्वायर था तो इसलिए Q बन गया, और यहां पर नॉर्मल था इसके लिए अंडर रूट आ गया।
पावर 1/2 हो गई। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। कैसे आया, ड्राइव कर दिखाया सर। दोबारा से बता देता हूं, आपने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ली, टोटल कैरिंग कॉस्ट ली, कैरी करने की कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट ली और उसका डेरिवेशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। जो डेरिवेशन आया उसको जीरो से इक्वेट कर दिया। जहां पर जीरो से इक्वेट करने से पता लगेगा कि जहां पर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है वो आपकी क्वांटिटी मिनिमम होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव लिए, सेकंड डेरिवेटिव तक हम नहीं पहुंचे, वो भी चीजें होती है बट आपको मैथमेटिक्स तो मुझे पढ़ाना नहीं है, ये भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। पर फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। EOQ का जो फॉर्मूला है वो है √2AO डिवाइड बाई C। दिस इज द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। बाकी सारी चीजें भूल जाइए, बाकी सारी चीज सोचने की भी जरूरत नहीं है। आज की क्लास में जो भी पढ़ा है यहाँ से सिवाय फर्स्ट पेज के जो भी चीजें पढ़ी है वो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाई C। और ये C इंटू P था वैसे, तो ये स्मॉल c इंटू P था, यानी कि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में P का मतलब प्राइस पर यूनिट। इस दोनों को मिलाकर मैंने लिख दिया बड़ा कैपिटल C, क्योंकि आपकी बुक का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल C है। 2AO डिवाइड बाई C, ये कॉस्ट है पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ये आपकी कॉस्ट है। एक यूनिट पर एक साल की क्या कॉस्ट आएगी वो आपका कैपिटल C है। जो आपका A है वो है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की, एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की आपको कितनी चाहिए। जो O है वो आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये फॉर्मूला आपका है, इसकी डेरिवेशन है आपके सिलेबस में नहीं है, यहां पर लिख दिया। यानी कि जो हमने ऊपर किया है ये फॉर्मूला डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये है कि EOQ क्या होता है √2AOC। तो यहां पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर दिखाइए जो आपकी छोटे बच्चों को दिखाते हैं कि देखो यहां पर है आपकी टोटल कॉस्ट, यहां पर है आपकी क्वांटिटी ऑर्डर्ड। तो क्वांटिटी जो ऑर्डर्ड है, ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करोगे, 5000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे यहां पर आएगा, 10,000 का करोगे यहां आएगा, जो भी नंबर सिस्टम में आ रहा है। 50,000 क्वांटिटी प्लेस करोगे एक बार में यहां आएगा। क्वांटिटी ऑर्डर एट वन टाइम, तो क्वांटिटी ऑर्डर एट वन टाइम अगर ज्यादा रहेगा तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट बढ़ती रहेगी। जितना एनुअल कैरिंग कॉस्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे इस प्लेस पे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी पूरे साल की, कम ऑर्डर करोगे कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। ये लाइन दे रखी है। जितना ज्यादा ऑर्डर करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर घट जाएंगे और उससे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। ज्यादा ऑर्डर पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, गिरती रहेगी। नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते रहो, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते रहो, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती रहेगी। नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा कहां पर है, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है। क्वांटिटी ऑर्डर्ड कम होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। क्वांटिटी ऑर्डर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। कम बार ऑर्डर करोगे तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी टोटल में कम आ जाएगी। इन दोनों को सम कर लोगे एक तरह से, परचेज प्राइस ऐड करो या ना करो। एनुअल टोटल कॉस्ट लिया एक्सक्लूडिंग परचेज प्राइस देखने के लिए, क्योंकि परचेज प्राइस तो चेंज होनी नहीं है, परचेज प्राइस तो उतनी रहनी है। आप एक क्वांटिटी ऑर्डर करो या 10 करो, आपने फिक्स कर लिया पूरे साल में मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो परचेज प्राइस तो आ गई, वो चेंज नहीं हो रही, हमारी एजम्पशन कहती है। तो अल्टीमेटली जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम होगा, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, जहां पर ये मिनिमम भिड़ेंगे, जहां पर ये मिनिमम होगा वो आप क्वांटिटी प्लेस करोगे एज अ ऑर्डर। तो ये जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये मिनिमम यहाँ पर आ रहा है, फिर कर्व यहाँ से ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, यहाँ तक मिनिमम आ रहा है फिर यहाँ से ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका आ जाएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी गई है। एक एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा जिसके बाद आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, फॉर्मूला समझ में आ गया, 2AOC √2AOC। कंपनी ए प्रोड्यूसेस फिनिश प्रोडक्ट ए, जिसकी 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं साल में। प्रोड्यूस करते हैं, बेचते कितना है मालूम नहीं है। प्रोड्यूस करते हैं 10,000 क्वांटिटी। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 रॉ मटेरियल चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर है 50 रुपए। एक ऑर्डर प्लेस करोगे 50 रुपए की कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट ऑफ वन रॉ मटेरियल है 2 रुपए, यानी प्राइस जो है 2 रुपए का है, पर यूनिट का प्राइस 2 रुपए है। स्टोरेज की कॉस्ट यानी कि उसको कैरी करने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट, इन्वेंट्री में जो ब्लॉकेज कर दोगे उसकी जो कॉस्ट है उस पर आप 8% पर एनम गवा रहे हो। एक साल में 8% पर एनम गवा रहे हो। आपको बतानी है ऐसी क्वांटिटी जिस पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी।
डेरिवेशन है नहीं करनी, सिर्फ आपको पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, √2 AOC, जो कि छोटा सी मल्टीप्लाई बाय पी कर रहा है तो उसको बड़ा सी हमने लिख दिया है। तो ठीक है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, फिनिश प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है 10,000, तो रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 20,000, क्योंकि एक FG बनाने के लिए आपको 2 रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो पूरे साल की आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, मल्टीप्लाई आपने किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, पर ऑर्डर की 50 रुपये है, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 50 से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूले का डेरिवेशन करवा चुका हूं, डिवाइड करा आपने सी से, ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी का मतलब क्या है, CP, P का मतलब प्राइस 2 रुपए, मल्टीप्लाई बाय छोटा सी, पर एनम की क्या कॉस्ट है परसेंटेज टर्म्स में, 8% कॉस्ट है पर एनम बेसिस पर एनम नहीं लिखा यहाँ पर एनम लिखना है तो लिख लो, एक ही बात है, फॉर्मूले में पर एनम क्या लिखना, वो तो मतलब फॉर्मूले में पर एनम लिखना है, बट अमाउंट में पर एनम क्या लिखना वो तो दे रखा है। तो ऐसा कर कर आपने निकाल लिया, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 8% है तो 8/100 है, 100 ऊपर चले गया, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है 16 हो गया। अब ये बच्चों वाली चीजें कोई भी कर लेगा, जिसको इतना समझा दिया वो ये तो निकाल ही लेगा। अंडर रूट कैसे करते हैं, कैलकुलेटर पे लिखो, अंडर रूट का साइन दबाओ, तो ये सॉल्व करोगे तो आपका 3535.5 क्वांटिटी आएगी। अब क्वांटिटी आप आधी ऑर्डर नहीं कर सकते, ऐसी एजम्पशन आप क्वेश्चन में लिख कर आ सकते हो, और उस वजह से आप बोल सकते हो कि 3536 क्वांटिटी ऑर्डर कर लेंगे। टू बी ऑन अ सेफर साइड, आधी क्वांटिटी कम मंगाने से बढ़िया आधी ज्यादा मंगा लो, ये एजम्पशन आप क्वेश्चन में लिखकर आ सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, आपको अपना दिमाग खोल कर रखना है, चीजें सोचनी है, आपको कोई स्पून फीड नहीं कर सकता कि भैया मैंने ये क्वेश्चन बता दिया अब इसके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, चीज यही लगनी है, पर जिसको यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो 10 नहीं कर पाएगा। आज मैंने एग्जांपल में आपको मैंने बोल दिया कि फिनिश प्रोडक्ट 10,000 क्वांटिटी चाहिए, और उससे मैंने आपको रॉ मटेरियल निकाल कर दिखाए। हो सकता था कि मैं आपको ये क्वेश्चन कराता कि रॉ मटेरियल 20,000 चाहिए, और पेपर में आ जाता कि फिनिश प्रोडक्ट 10,000 है, तो आप ये सोच ही नहीं पाते, ये सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि फिनिश प्रोडक्ट नहीं, मुझे तो रॉ मटेरियल की एनुअल कंजम्पशन चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रॉ मटेरियल की निकालते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की नहीं निकालते। तो ये जो चीजें हैं आपको बताई हुई है, पर अगर आप उसको इंटर रिलेट खुद से कर पाओगे तो फिर कैसा भी क्वेश्चन है आप कर पाओगे, नहीं तो हर वैरायटी का आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अब मान लो कि 2 फिनिश प्रोडक्ट आ गए, एक कंपनी है वो 2 फिनिश प्रोडक्ट बनाती है बट रॉ मटेरियल एक ही लगता है, तो टोटल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की देखोगे, अच्छा फिनिश प्रोडक्ट दोनों को बनाने के लिए मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, तो रॉ मटेरियल का साल में मुझे कितना चाहिए होगा। एक और क्वेश्चन की वैरायटी बन गई, एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए, तो 2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगी, क्योंकि हर आपके जो रॉ मटेरियल है उसकी अलग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगी कि मुझे ये मटेरियल इतना ऑर्डर करना है। तो ऐसा तो मैं 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ, 10 क्वेश्चन। स्टोरेज कॉस्ट है 8% पर एनम है, मैं कहता हूँ पर एनम वर्ड नहीं देता मैं, और कुछ कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2%, 3%, 4%, ऐसी अलग अलग कॉस्ट लगेगी, तो सबको ऐड करके देखो टोटल कितनी लगेगी। तो ये सब कॉमन सेंस है, इसके 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 20 बन सकते हैं। आपको फिलहाल यह मटेरियल कॉस्टिंग का जो आपका चैप्टर दे रखा है उसमें एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक, वो एग्जाम्पल आप ट्राई करिएगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो आंसर्स आ गए ना, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आपको बताना है हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो इसको छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद आप चाहें तो आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं। पहले नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको दोबारा से समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट करवाया गया है आज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करवाया गया है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में गिने चुने 50 पेज में हो सकती है पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटेंसी, अगर आप क्वेश्चन आंसर हटा लो। ओनली 50 पेजेस, दैट मीन्स नोट्स प्लस एग्जाम्पल, ओनली 50 पेजेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर कॉस्ट अकाउंटेंसी सिलेबस, 100 मार्क्स। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो समझ आना चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, ताकि उसके 10 क्वेश्चन बने तो वो भी कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन।